अस्सलाम वालेकुम। आज इंशाल्लाह I-16 का 5th लेक्चर है और हमने पिछली क्लास में क्वेश्चन नंबर 1 देख लिया था और क्वेश्चन नंबर 2 भी हमने देख लिया था। ऐसे ही है। आ जाते हैं जल्दी से क्वेश्चन नंबर 3 पे। और अभी भी हमारा रिवीजन चल रहा है PRC 4 के न्यूमेरिकल एरियाज का। पेज नंबर 14 पे, क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा बेटा, यहाँ पे हमें पीपी एक्वायर्ड हुआ है 1114 75,000 का, लाइफ 4 साल है, स्क्रैप वैल्यू 5,000 है, SLM है, ईयर एंड दिसंबर है। प्रिपेयर करना है पीपी का कॉस्ट अकाउंट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट फ्रॉम 2014 से लेके 2015, और फिर हमने बनाना है पीपी का नेट बुक वैल्यू अकाउंट 2014 से 2015 तक का। ठीक है जी। तो पीपी का कॉस्ट अकाउंट और साथ में कौन सा है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट। ये रिक्वायरमेंट कौन सी है, ए, और फिर बी रिक्वायरमेंट है पीपी का अकाउंट बनाना है नेट पे। देखिए जी, 1114 पे हमने एसेट एक्वायर किया, एडिशन हुआ कितने का बेटा, 75,000 का। 31/12/14 पे कैरीड डाउन कितना आएगा सर, ड्यूरिंग 2014 सिवाय इस एडिशन के, इसके अलावा कोई एडिशन नहीं हुआ, ना ही किसी किस्म का कोई डिस्पोजल हुआ। तो ईयर एंड पे एसेट कितने पे ही आ रहा होगा, 75,000 पे। डन, कोई मुश्किल बात नहीं है। इसी तरह से जब हम ईयर एंड पे पहुंचे तो 75,000 आ रहा है। एक्यूमुलेटेड का ओपनिंग तो कुछ होगा ही नहीं क्योंकि एसेट एक्वायर किया ही इस साल है। डेप्रिसिएशन जब हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो आप लोग जल्दी से बताइए कैलकुलेट करके, डेप्रिसिएशन कितना आएगा, 75,000 माइनस 5,000 तो 70,000 आया। 70,000 डिवाइड बाय आप कर लेंगे 4, कितना आया, 17,500। 17,500 ये आ गया, कैरी डाउन 17,500। डन। तो 75,000 माइनस 17,500 तो क्या आ जाएगी हमारे पास ईयर एंड पे बुक वैल्यू। कुछ भी इसमें मसले की बात नहीं है बेटा, क्लियर। अच्छा जी, अगले साल जाते हैं। ब्रॉड डाउन कितना हो जाएगा, 75,000। 2015 में भी किसी किस्म का कोई एडिशन नहीं हुआ, तो ईयर एंड पे जो एसेट की कॉस्ट है वो कितनी आ रही होगी, बोलिए, 75,000। डन। 14 से जब 15 पे जाएंगे तो ओपनिंग अलाउंस कितना आ रहा होगा, 17,500। ईयर एंड पे एसेट की कॉस्ट आ रही थी 75,000, तो 75,000 माइनस 75,000 जो है हमारे पास क्या है, कॉस्ट है, और इसका जब डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, वही आ जाएगा जो आपने पहले मालूम किया था, कितना, 17,500। तो 17,500 यहां आ गया। रेफरेंस क्या दे दिया इसको, डेप्रिसिएशन का, और कैरी डाउन हमारे पास कितना आ गया जी, 35,000 हमारे पास इसका आ गया एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 2 सालों का, 14 और 15 का। मैंने आपसे बात बेटा ये की है कि अभी हम लोग सिर्फ पीआरसी का कुछ एरिया जो है वो रिवाइज करें 2-4 सवालात के अंदर, फिर एकदम हम आगे बढ़ जाएंगे। क्लियर होगी बात। अच्छा जी, जितने भी स्टूडेंट हैं उन्होंने एसेट का कॉस्ट अकाउंट तो बनाया था, उन्होंने अलाउंस का अकाउंट भी बनाया था, उसमें इन लोग के लिए कुछ भी ऐसा नया नहीं है, सिर्फ रिवाइज हो गया। और कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने बुक वैल्यू का अकाउंट भी PRC 4 में समझ लिया था, जिन्होंने नहीं समझा था उनके सामने यही काम रखा जा रहा है। बुक वैल्यू यानी कि कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू बुक वैल्यू। हमारे पास ब्रॉड डाउन कुछ है या नहीं है सर, ब्रॉड डाउन तो यहाँ पे हमारे पास कुछ भी नहीं है, ऐसा है कि नहीं है। अच्छा जी, फिर क्या हुआ, 1114 पे क्या हुआ बेटा, एडिशन हुआ कितने का, 75,000। डे 1 पे जो कॉस्ट होती है, डे 1 पे जो कॉस्ट होगी, यानी कि 1114 की अगर मैं बात करूं, ठीक,
और 1/114 पे अगर मैं मालूम करना चाहूं कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या है, तो सर डे वन पे जो कॉस्ट होती है वही उसकी क्या होती है, बोलिए, बुक वैल्यू। ये बात हमें पता है, बस हमने देख भी लिया एक नजर। तो डे वन पे जो कॉस्ट होगी वही उसकी क्या होगी, बुक वैल्यू होगी। तो ये कितना आ गया, 75,000। अब देखें सर, डेप्रिसिएशन जो है, सवाल आपसे पूछा गया डेप्रिसिएशन क्या करता है, जवाब आया सर डेप्रिसिएशन एसेट की बुक वैल्यू को कम करता है। बुक वैल्यू को कम करके दिखाने के हमारे पास दो तरीके होते हैं। एसेट डेप्रिसिएशन जो है एसेट की किसको कम करता है, बोलिए, बुक वैल्यू को। बुक वैल्यू को कम करके दिखाने के हमारे पास दो तरीके हैं। एक तरीका जिसको हम देख चुके हैं वो ये कि अलाउंस को बढ़ाएंगे, फिर कॉस्ट में से उस अलाउंस को क्या कराएंगे, माइनस, तो क्या कम हो जाएगी, बुक वैल्यू। यानी कि डेप्रिसिएशन जो है एसेट की बुक वैल्यू को क्या करता है, बोलिए, कम करता है। सर यहां पे हमने एसेट को डायरेक्टली कम नहीं किया, हमने क्या किया, उसके अलाउंस को बढ़ाया और फिर कॉस्ट में से उस अलाउंस को क्या किया, माइनस, तो कम क्या होगी, बोलिए, बुक वैल्यू। एक ये तरीका। दूसरा तरीका क्या है हमारे पास कि सर हम एसेट की कॉस्ट को कम नहीं कर रहे, अलाउंस को नहीं बढ़ा रहे, हम बोल क्या रहे हैं, एसेट की बुक वैल्यू को डेप्रिसिएशन क्या करता है, कम करता है। तो हम यहाँ पे एसेट की बुक वैल्यू को डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, बोलिए, कम कर रहे हैं। कितने से कम होगी, 17,500। तो ये कैरी डाउन कितना आ गया, 57,500। क्या ये वाली बात समझ आई? सर डेप्रिसिएशन क्या करता है, एसेट के डेप्रिसिएशन क्या करता है? किसी ने जवाब दिया सर अलाउंस को बढ़ाता है। डेप्रिसिएशन क्या करता है, अलाउंस को बढ़ाता है। डेप्रिसिएशन क्या करता है, अलाउंस को बढ़ाता है। फिर जब कॉस्ट में से उस अलाउंस को माइनस करते हैं तो कम क्या हो जाती है, बुक वैल्यू। एक ये तरीका। ऑल्टरनेट क्या है कि सर डेप्रिसिएशन यहाँ पे अलाउंस को तो बढ़ा ही नहीं रहा, क्योंकि हम लोग नेट पे चल रहे हैं। नेट का मतलब क्या है कि कॉस्ट माइनस क्या हो रहा है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पे दो स्टेप में काम नहीं हो रहा, एक सिंगल स्टेप में काम हो रहा है। और काम का आउटकम क्या निकल रहा है, जो आउटकम यहां से निकल रहा था दो स्टेप में, वो एक सिंगल स्टेप में वही आउटकम निकल रहा है। बेटा क्या ये बात समझ आ रही है? तो डेप्रिसिएशन एक तरफ तो अलाउंस को बढ़ाता है और फिर कॉस्ट में से उस अलाउंस को माइनस करते हैं तो कम क्या हो जाती है, बुक वैल्यू। ऑल्टरनेट क्या है कि सर हम यहाँ पे अलाउंस को बढ़ा नहीं रहे, हम लोग कर क्या रहे हैं, डायरेक्टली बुक वैल्यू को कम कर रहे हैं। तो ये भी हमारा पीपी का अकाउंट जो है वो नेट पे बना है और ये पीपी का अकाउंट किस पे बना, कॉस्ट पे बना। ठीक है जी। अब बताइए यहाँ पे कितना हो गया, 57,500। स्ट्रेट लाइन मेथड है तो डेप्रिसिएशन वही का वही आएगा। कितना, 17,500। तो कैरी डाउन कितना आ गया जी, 40,000। जल्दी से काम कॉपी कर लीजिए। आ जाए क्वेश्चन नंबर 4 पे। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए। 4 पे यहां पे हमें ओपनिंग पीपी की दी हुई कॉस्ट 18,000, अलाउंस गिवन है आपके पास 7,200 और एडिशन दिया हुआ है हमारे पास 1/4/20 पे और फिर 1/10/20 पे। कम नहीं यूज करती, एसएलएम रेट 20% है। डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मंथली बेसिस बोलें या प्रो रेटा बेसिस बोलें, एक बात। रिक्वायरमेंट में क्या है, तो बोलता है बताओ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 2020 का कितना होगा। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 2020 का वो पूछना चाह रहे हैं। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 2020। अब देखिए बेटा, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो हम निकालेंगे उसमें हमारे पास तीन चीजें ही होंगी। एक को हम लोग नाम यहां पे देंगे किसका, एडिशन का, जिसको अभी हम डील कर रहे हैं। दूसरा जो आएगा इसमें वो आएगा वो एसेट जिसको हम लोग इस साल बेच रहे हैं, तो अगर वो हमारे पास 2 महीने 6 महीने रहा तो उसका भी डेप्रिसिएशन आएगा, जिसको हम लोग यहाँ पे डिस्पोजल का नाम दे रहे हैं। ये देखेंगे, अभी फिलहाल हम किसको डील कर रहे हैं, एडिशन को। डिस्पोजल वाले काम को हम लोग देखेंगे।
इसी तरह से तीसरा जो आएगा हमारे पास वो होगा रिमेनिंग का। लेट्स सपोज हमारे पास टोटल एसिड्स थे 10, उसमें से एक एसिड चले गया, तो हमारे पास बच कितने गए? 9। तो वो जो 9 बच गए हैं एसिड्स वो रिमेनिंग कहलाएंगे या नहीं? सर वो रिमेनिंग कहलाएंगे। तो उसका मतलब बचे हुए एसिड्स का जो डेप्रिसिएशन आएगा उसको हम लोग रिमेनिंग का नाम दे रहे हैं। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की जब हम वर्किंग करेंगे तो उसमें हमारे पास 3 ही एरियाज आने, वो एसिड्स जो बच गए हैं जिसको रिमेनिंग का डेप्रिसिएशन, वो एसिड जिनका इजाफा हुआ एडिशन, और वो एसिड जो कि जिस साल डिस्पोज ऑफ हो रहे हैं उस साल चंद महीने हमारे पास रहे, 2, 4, 5, 6 महीने रहे, तो उन 2, 4, 5, 6 महीनों का डेप्रिसिएशन जो है वो निकाला जाएगा। तो डिस्पोज एसिड का डेप्रिसिएशन आएगा, इजाफी जो एसिड है उसका डेप्रिसिएशन आएगा, और जो एसिड्स बच गए हैं जिसको हम रिमेनिंग का नाम दे रहे हैं उनका डेप्रिसिएशन आएगा। यहाँ पे भी हमारे पास सिनेरियो जो है, यहाँ पे भी जो हमारे पास सिनेरियो है आपके सामने जो नजर आ रहा है, इसमें ओपनिंग नजर आ रहे हैं, कितने नजर आ रहे हैं? 18,000। यानी कि टोटल एसिड्स की कॉस्ट कितनी नजर आ रही है? 18,000। पूरे सवाल में क्या हमें कहीं नजर आया कि हमने कोई एसिड बेचा है, डिस्पोज ऑफ किया है? बोले नहीं किया। इसका मतलब 18,000 वर्थ के जो एसिड साल के शुरू में थे, साल के एंड पे भी 18,000 वर्थ के एसिड मौजूद हैं या नहीं है? हैं। अगर 18,000 वर्थ के एसिड में से 3,000 वर्थ के एसिड हमारे पास से चले जाते तो एसिड जो बच जाते वो कितनी वर्थ के होते? बोले 15,000। तो उसको हम लोग नाम क्या देते? रिमेनिंग का। तो सर अगर डिस्पोजल नहीं हुआ तो इसका मतलब 18,000 के जो एसिड्स हैं वही हमारे क्या है? बोलिए रिमेनिंग है। बेटा ये वाली बात समझ आई? 18 में से 3,000 वर्थ के एसिड चले जाते तो बच कितने जाते? बोलिए 15। 18 में से तो कुछ गया ही नहीं है, इसका मतलब 18 ही हमारे पास क्या है? बोलिए रिमेनिंग है। तो एक तो आएगा इसमें रिमेनिंग का। मुझे बताइए 18,000 कोई स्क्रैप वैल्यू वगैरह है या नहीं है? नहीं है। रेट शेड कितना दिया हुआ है? 20%, जिसका 12 महीनों का लेते हैं तो कितना बना? 3,000 बोले 600। क्या ये बात समझ आई? रिमेनिंग का नाम दिया। अब बताइए एडिशन हुआ है, ए फॉर एडिशन। एडिशन कितने का हुआ है? कब कब हुआ है? सर एडिशन हुआ है 8,000 का, इसके ऊपर लगेगा 20%, मंथली बेसिस है तो कितना मंथ्स का आएगा? श्योर? 9/12 कितना बना? 1200। और इसी तरह से एक और एडिशन हुआ है कितने का? 12,000 का 20%। साल खत्म होने से कितने महीने पहले हमने इसको एक्वायर किया सर? 3 महीने पहले। बोले कितना हो गया? 600। काउंट कीजिए। 5,400। ये जो अभी हमने एक वर्किंग की है जिसको ए रिक्वायरमेंट का नाम दे दिया, बोला है डेप्रिसिएशन, ये थ्रू आउट वर्किंग हमें बहुत काम आनी है। ये थ्रू आउट हमें बहुत ज्यादा वर्किंग काम आनी है। अभी सिर्फ एक फ्रेम सेट कर रहे हैं, यानी कि टॉपिक हमारा IAS 16 है जिसमें डेप्रिसिएशन सबसे अहम तरीन रोल प्ले करता है। उस डेप्रिसिएशन की वर्किंग के अंदर जो डेप्रिसिएशन आएगा सर किस हद तक जाएगा, वो बेसिकली हदें यही है 1, 2, 3। सर वो मल्टीपल एडिशन बता सकता है, मल्टीपल डिस्पोजल्स बता सकता है, और इसके अंदर डिफरेंट रेट बता सकता है, डिफरेंट लाइफ बता सकता है, डिफरेंट स्क्रैप वैल्यू बता सकता है। यानी कि वो घूमेगा इसी के गिर्द, मसले मसाइल डाल सकता है। लेकिन क्या है, डेप्रिसिएशन जो आएगा हमारे पास वो या तो बचे हुए एसिड्स का आएगा, इजाफी एसिड्स का आएगा, और वो एसिड जिस साल वो डिस्पोज ऑफ हो रहे हैं, अगर मंथली बेसिस डेप्रिसिएशन कंपनी की पॉलिसी है तो डिस्पोज एसिड का भी डेप्रिसिएशन हमारे पास आ रहा होगा। ये वर्किंग अभी तो बिल्कुल मासूम सी दिखती है, अभी हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, हेडिंग यही डलेगी, आएंगी 3 चीजें, लेकिन यहां पे जो खिचड़ी है वो ज्यादा पकना शुरू हो जाएगी। ये वाली बात क्लियर हो गई। अब जल्दी से बेटा आप लोग पीपी का कॉस्ट अकाउंट बनाएं। एक सेकंड सर, पीपी का कॉस्ट अकाउंट बनाएं, अलाउंस अकाउंट बनाएं और बुक वैल्यू अकाउंट बना लें। जल्दी से काम कर लें। हमने नया अभी फिलहाल कुछ भी नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद, इस सवाल के बाद जो है वो हमने नंबर 5 पे जाएंगे तो नया काम हमारा शुरू हो जाएगा। जल्दी से ये काम प्लीज कर लीजिए। अच्छा रे, क्वेश्चन कौन सा है ये? 5। क्वेश्चन नंबर 4, पीपी का कॉस्ट अकाउंट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ठीक है बेटा,
और इसी तरह से पीपी का अकाउंट बुक वैल्यू पे। ओपनिंग कितना है? 18,000 और ओपनिंग कितना है? 7,200। बेटा यहां देखिएगा, अगर हम लोग पीपी का कॉस्ट पे अकाउंट नहीं बना रहे, बुक वैल्यू पे बना रहे हैं, तो बताइए बुक वैल्यू का ओपनिंग कैसे आएगा? बुक वैल्यू मतलब कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। बोलिए कॉस्ट कितनी है? 18 माइनस 7,200 कितना बना? 10,800। 10,800। फिर बताइए हमारे पास एडिशन हुए हैं, डेट बताओ। 1/4/20 पे एडिशन हुआ 8,000 का। इसी तरह से वही काम 1/4/20 पे एडिशन करा दिया 8,000 का, कोई डिफरेंस नहीं है। फिर 1/10/20 पे एक और एडिशन हुआ 12,000 का। 1/10/20 पे एडिशन हो गया 12,000 का। इसके अलावा किसी किस्म का कोई एसिड हमारे पास से नहीं गया, और जब नहीं गया तो हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस कितना आ जाएगा? 38,000। अच्छा जी, ये काम तो हुआ मुकम्मल। अब देखिए अलाउंस का अकाउंट उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होगा जब तक यहां पे जो भी एसेट्स हमारे पास ईयर एंड पे आ रहे हैं उनका साल का डेप्रिसिएशन ना आ जाए, उस वक्त तक ये अकाउंट क्लोज नहीं होगा। इसका मतलब डेप्रिसिएशन यहां पे आएगा। सर डेप्रिसिएशन अलाउंस को बढ़ाता है और फिर कॉस्ट में से अलाउंस को माइनस करेंगे तो बुक वैल्यू क्या हो जाएगी? कम। यानी कि डेप्रिसिएशन ने अल्टीमेटली किसको कम करना है? बुक वैल्यू को कम करना है। तो दो तरीके हैं, अलाउंस को बढ़ाओ फिर कॉस्ट में से अलाउंस को माइनस करो तो बुक वैल्यू हो जाएगी कम। अब हम लोगों ने डेप्रिसिएशन के लिए वो सारे मामला जो है वो फेस पे शो नहीं करने हैं। हम लोग इसके लिए अलग से एक सेपरेट वर्किंग करेंगे जहां पे हम देखेंगे बचे हुए एसेट्स का कितना डेप्रिसिएशन है और जिन एसेट्स का इजाफा हुआ उनका डेप्रिसिएशन क्या है। यानी कि ये वाली वर्किंग जो है वो बहुत तफसीली वर्किंग करनी पड़ेगी आगे के सवालात में। अभी फिलहाल एक फ्रेम सेट कर रहे हैं कि भाई एडिशन हो, डिस्पोजल हो या बचे हुए एसेट्स हो, उनका डेप्रिसिएशन अलग से वर्कआउट करके यहां पे हमने लिखना है। तो आपने वर्किंग कर ली है, कितना आया? 5,400 और यहां पे क्लोजिंग कितना आ गया? 12,600। और यहां पे हमारे पास सिंपल डेप्रिसिएशन वर्किंग दोनों के लिए, दोनों अकाउंट्स के लिए वर्किंग सेम है। कितना बेटा? 5,400 और यहां पे आ गया आपके पास कितना? 25,400। लोड अप कर रहा हूं मैं। चलिए अब आप लोग आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 बताओ बेटा, पीपी की 1 जनवरी 15 पे कॉस्ट आ रही है 10,000, उसका अलाउंस आ रहा है 8,000 और 1/1/15 पे एसेट जिसकी कॉस्ट थी 10,000, यानी कि एक ही एसेट की यहाँ पे बात हो रही है जिसकी कॉस्ट कितनी है? 10,000, वो बेचा जा रहा है कितने में? 3500। मालूम ये करना चाह रहा है कि बताइए इस एसेट के बेचने पे हमें गेन हुआ या लॉस? हमें गेन हुआ या लॉस? अच्छा जी बताइए कॉस्ट कितनी है? 10,000। वो एसेट चूंकि इस्तेमाल हुआ है तो उसकी वैल्यू में कमी भी आई है। कितने से आई है? 8,000। और आज हमारे पास वो एसेट हमारी बुक्स में 1/1/15 पे कितने पे आ रहा है? 2,000। हमने इस एसेट को क्या किया बोलिए? बेच दिया। कितने में बेचा? 3,500 में बेचा।
तो सर हमारे हिसाब से एसेट कितने का है? 2000 का। बेचा कितने में हमने? 3500 में। तो हमने ज्यादा में बेचा कम में? ज्यादा में बेचा। तो कितना आ गया? 1500। तो ये क्या है बोलिए? गेन। ये क्या है हमारे पास? गेन। अब आगे बढ़ते हैं। हमने यहां पे बनाना है, क्या रिक्वायरमेंट है? हमने यहां पे अकाउंट्स बनाने, पीपी का अकाउंट बनाना है कॉस्ट पे, और फिर बताइए एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाना है, और फिर हमारे पास एक अकाउंट आ रहा है जिसको नाम दे रहे हैं डिस्पोजल अकाउंट। ठीक है बेटा? अच्छा जी, अब एक बात सुनिए, कुछ पिछला काम रिकॉल करते हैं आज से पहले। मिसाल के तौर पे मैं आपको देता हूं रेवेन्यू 100 का हमने अर्न किया, बताइए प्रॉफिट कितना है खाली रेवेन्यू को देख के। अभी हम इस काम पे आते हैं, लेकिन इस काम पे आने से पहले बस एक कुछ चीज डिस्कस करना चाह रहे हैं। रेवेन्यू है 100 का, बताइए प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट कितना है? सवाल यह आ रहा है कि सर कॉस्ट तो बताएं। मैंने आपको एक्सपेंसेस बता दीजिए, लेट्स सपोज 60 के इनकम और पे भी हो गए। अब आपसे पूछता हूं बताइए प्रॉफिट कितना है? 40। प्रॉफिट कितना है? 40। अब देखें हम लोग इतने मैच्योर हो चुके हैं कि हमने रेवेन्यू को देखा, एक्सपेंसेस देखे और बता दिया कि भाई 40 का हमें क्या हुआ है बोले? प्रॉफिट। अब ये सारा काम हमने एग्जीक्यूट खुद ब खुद कर लिया, लेकिन अगर हम लोग इसकी लेजेस में एग्जीक्यूशन देखें तो आज से पहले हम लोग क्या करते आ रहे थे? सर जितना भी रेवेन्यू है उसको हम लोग ट्रांसफर करते, बोलिए किधर? प्रॉफिट एंड लॉस में। ऐसा है कि नहीं है? अच्छा जी, तो हम लोग ने प्रॉफिट एंड लॉस बनाया, रेवेन्यू डेबिट हुआ कितने से? 100 से, यानी कि रेवेन्यू के अकाउंट को हम लोग खत्म कर रहे हैं कितने से? 100 से, और 100 को कहां लेके जा रहे हैं बोलिए? प्रॉफिट एंड लॉस। तो रेवेन्यू डेबिट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस क्या हो गया बोलिए? क्रेडिट। कितने से? 100। रेफरेंस दिया यहां पे रेवेन्यू का। क्या आपने 100 को जो ट्रांसफर किया प्रॉफिट एंड लॉस में, उसके पीछे कोई रीजन है या नहीं है? सर रीजन ये है कि हम जानना चाहते हैं कि हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस। अभी तो मैंने आपको सिर्फ 2 वैल्यूज दी हैं, ऑल्दो प्रॉफिट एंड लॉस इतना आसानी से निकलता नहीं है। बहुत सारी रेवेन्यूज में चीजें आती हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स होता है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी पता नहीं बहुत कुछ उसमें आता है, लेकिन कंक्लूजन अगर ड्रॉ किया जाए तो जितने भी रेवेन्यूज हैं उसने घूम फिर के सारी एडजस्टमेंट्स के बाद जाना किधर है? प्रॉफिट एंड लॉस। और जितने भी एक्सपेंसेस हैं उसने भी कहां जाना है? अल्टीमेटली प्रॉफिट एंड लॉस में। तो ये चले गया। इसी तरह से ये जो 60 है ये भी कहां जाएगा बोलिए? प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस में ये गया 60, यहां आ गए एक्सपेंसेस। अब क्या किया जाएगा? वो काम जो आप नहीं कर रहे थे और डायरेक्टली 100 और 60 को देख के बता रहे थे, वो काम हम लेजर्स में जब करेंगे तो वो कुछ इस तरह से कराया जाएगा। हमने प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट क्यों खोला? इन ऑर्डर टू फाइंड आउट प्रॉफिट एंड लॉस, राइट? तो 100 में से 60 को माइनस किया तो मुझे बताओ बेटा प्रॉफिट कितना आया? 40 का आ गया। वो चीज जो आप मुझे पहले भी बता रहे थे। अब इस आइडिया को हम लोग जरा यहां पे लेके आते हैं। हमारे पास एसेट जो है वो है कितने का? 10,000 का। उसका अलाउंस मौजूद कितना है? 8,000। सर एसेट का ये प्लस ये माइनस, अलाउंस प्लस ये माइनस, 10,000 वर्थ वाला एसेट आज हमारे पास से जा रहा है, राइट? कितने में जा रहा है बोलिए? 3500 में जा रहा है। तो जिस वक्त वो डिस्पोज ऑफ हो रहे हैं वो हमारे पास कितने पे आ रहा है? ये हमने कैसे पता कर लिया कि कॉस्ट माइनस अलाउंस किया तो हमारे पास 2000 वर्थ, हमारे पास उसकी क्या आ रही है बोलिए? वैल्यू। आप मुझे बताइए हमें इस डिस्पोजल पे गेन हो रहा है लॉस हो रहा है? गेन हो रहा है। ये तो हमने बता दिया। जिस तरह से आपने भी 100 में से 60 को माइनस खुद ब खुद करके आपने बता दिया था 40 का गेन, तो यहां भी आप बता सकते हैं कि सर 2000 वर्थ की चीज थी, उसको हमने 3500 में बेच दिया तो हमें 1500 का यहाँ पे क्या हो गया? गेन। जवाब तो आपने मुझे दे दिया, लेकिन इस चीज को हम लोग लेजर्स में किस तरह से शो करते हैं अभी हम यहाँ पे ये समझना चाह रहे हैं। तो सर 10,000 वर्थ वाला एसेट हमारे पास से गया,
अब सुनिए, एसेट को मैं 10,000 से निकाल रहा हूं, अपने पास से रिमूव कर रहे हैं। जिस जगह ले जा रहे हैं वो एक ऐसा अकाउंट है जहां से पता ही चलेगा कि हमें उस एसेट के डिस्पोजल पे गेन हुआ या लॉस। तो सर, जिस तरह से रेवेन्यू को ट्रांसफर किया था प्रॉफिट एंड लॉस में, राइट, किस लिए किया था? ताकि हम वहां से ये पता लगाएं कि प्रॉफिट हुआ या लॉस, ठीक। और खाली रेवेन्यू को देख के आप ये नहीं बता सकते कि गेन हुआ या लॉस, खाली एक्सपेंसेस को देख के ये भी नहीं बता सकते कि गेन हुआ या लॉस। जब तक रेवेन्यू के सामने क्या नहीं आ जाते, एक्सपेंसेस, उस वक्त तक हम नहीं बता सकते कि प्रॉफिट हुआ या लॉस। इसी तरह से एसेट 10,000 वर्थ का हमारे पास से गया, ठीक, हमने उसको अपने पास से रिमूव किया और उसको एक अकाउंट में ले जा रहे हैं जहां से हम ये पता करेंगे कि हमें इस एसेट पे गेन हुआ या लॉस। उस अकाउंट का नाम क्या है? बोलिए, डिस्पोजल अकाउंट। तो आप बताओ, एंट्री जो मैं यहां पे अभी बनाऊंगा, पहली एंट्री जो आपको बनते हुए भी नजर आ रही है वो क्या हो रहा है? पीपीई बेटा क्या हो रहा है? बोले, क्रेडिट हो रहा है। कितने से? 10,000 से। 10,000 से क्रेडिट हो रहा है और इसको हम लोग लेके किधर जा रहे हैं? बोलिए, डिस्पोजल अकाउंट। सर, डिस्पोजल अकाउंट में क्यों ले जा रहे हैं? ताकि हम ये पता लगा सकें कि इस एसेट के डिस्पोजल पे गेन हुआ या लॉस। जस्ट लाइक रेवेन्यू को हम लोगों ने, इसकी अगर मैं डबल एंट्री बनाऊं तो बताइए डबल एंट्री क्या बनेगी इसकी? रेवेन्यू क्या हो रहा होगा? डेबिट हो रहा होगा और प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट हो रहा होगा। एक्सपेंसेस की एंट्री बताएंगे क्या होगा? एक्सपेंसेस क्रेडिट हो रहे होंगे और प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट हो रहा होगा। यानी कि ये काम हम जानते हैं। इसी काम के आइडिया को लेके तो किस बात को समझ रहे हैं? तो एसेट का बैलेंस कुछ बचा या नहीं बचा? नहीं बचा, क्योंकि सर 10,000 वर्थ वाला एसेट था वो हमारे पास से चले गया। सर, जब एसेट गया तो उसका जो अलाउंस हमारे सपोर्ट में चलते आ रहा था, अब उसका भी हमारा कोई काम नहीं है, तो हमने उसके अलाउंस को भी क्या करना पड़ेगा? बोलिए, खत्म करना पड़ेगा। तो अलाउंस जब तक एसेट था तो अलाउंस क्रेडिट पे था, और जब एसेट हमारे पास से चले गया तो अलाउंस को भी हम लोग क्या करेंगे? बोलिए, खत्म करेंगे। तो अलाउंस के अकाउंट को हमने खत्म किया और खत्म करके जिस जगह ले गए उस अकाउंट का नाम क्या है? बोलिए, डिस्पोजल अकाउंट। तो यहाँ पे एंट्री क्या बनेगी? एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। डेबिट हो जाएगा कितने से? 8,000 से, और डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा कितने से? बोलिए, 8,000 से। इन दो काम को जरा लेजेस में हम ठिकाने भी लगा दें। यहां आ गया आपके पास कितना? 10,000। रेफरेंस क्या दिया? पीपीई कॉस्ट। और यहां पे क्या आ गया? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना है? 8,000। अच्छा जी, आगे बढ़ रहे। अब बताइए, क्या मेरे पास अलाउंस का कोई बैलेंस बचा या नहीं बचा? नहीं बचा। अब तीसरी बात, सर इस एसेट को बेच के हमें पैसा आया या हमारे पास से पैसा गया? पैसा आया। कितना पैसा आया? 3500 आया। इस 3500 के आने की जो वजह हमें नजर आ रही है वो क्या वजह है? सर, हम चूंकि एसेट का क्या कर रहे हैं? बोलिए, डिस्पोजल। तो वो रेफरेंस दे दिया 3500 डिस्पोजल का। तो यहां पे बताइए कितना आ गया? 3,500। रेफरेंस क्या दिया? कैश का रेफरेंस दिया। डन। अच्छा जी, अब देखिए सर, डिस्पोजल अकाउंट ये रहा, इसकी नेचर भी प्रॉफिट एंड लॉस की है। बेसिकली ये जो डिस्पोजल अकाउंट है इसकी नेचर क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस की। लेकिन ये प्रॉफिट एंड लॉस जो बताता है ये फिक्स एसेट से रिलेटेड जो गेन होगा या लॉस होगा उसके बारे में बताता है। तो जिस तरह से प्रॉफिट एंड लॉस को आज से पहले हमने देखा, रेवेन्यूज यहां पे आ गए, ठीक, एक्सपेंसेस यहां पे आ गए। अगर क्रेडिट साइड हैवी है और डेबिट साइड कम है तो क्या आ जाएगा? प्रॉफिट। तो यहां पे भी देखिए क्रेडिट साइड क्या है? भारी है। डेबिट साइड क्या है? लोअर है। तो इसका मतलब जो बैलेंसिंग फिगर आ रही है वो यहां पे कितनी आ रही है? 1500। और ये क्या हो गया आपके पास? गेन। तो एंट्री क्या बनी यहां पे? शाबाश, डिस्पोजल अकाउंट को क्या कर दिया आपने? डेबिट किया। कितने से? 1500 से आपने डेबिट किया। और गेन चूंकि उसकी नेचर होती है इनकम की, उसको हमने क्या करा दिया? बोलिए, क्रेडिट करा दिया। डन। अब जरा रुकिएगा। देखें, ये जो हमने अभी एंट्री बनाई है इसको हम लोग बोलते हैं सिंपल एंट्री। एक डेबिट एक क्रेडिट। और हमने यहां पे अकाउंट खोला डिस्पोजल का, और आपको समझ आ गई बात कि क्यों खोला? ताकि हम लोग वहां से बता सकें, दिखा सकें कि गेन हुआ या लॉस। अब अगर यही सारा काम हम लोग करना चाहें कंपाउंड एंट्री बना के,
ठीक, तो इसमें होगा कुछ यूं कि सर जब हमारे पास से एसिड को रिमूव किया जाएगा तो एसिड की नेचर है क्या, डेबिट या क्रेडिट? डेबिट। तो एसिड को खत्म करने के लिए क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। कितने का एसिड है? 10,000 का। वो याद करें एक्सचेंज वाली बात हमने जो की थी, अब वहीं कहीं ना कहीं हम पहुंच रहे हैं। एसिड तो हट गया अपने लेजेस से। अच्छा जी सर, जब एसिड हट गया हमारे पास से तो उसका अलाउंस भी हम लोग खत्म करेंगे। अलाउंस है कितना मौजूद? बोलिए 8,000। डन। हमारे पास पैसा कितना आ गया? 3,500। तो 3,500 प्लस 8,000 करते हैं तो कितना हो गया? और अब जो हमारे पास बैलेंसिंग फिगर आएगी, सही है जी, वो कितनी आ जाएगी? बोलिए 1,500। तो ये जो है वो कंपाउंड एंट्री है, ये जो है वो हमारे पास सिंपल एंट्री है। बेटा ये वाली बात समझ आई? जल्दी से काम को अपने पास कॉपी कर लीजिए। जी बताइए, हो गया? एहतशाम आपका सवाल है सर डायरेक्ट पीपी नेटबुक पे अकाउंट बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं जी। बोर्ड रब कर दूं? एक्सचेंज वाले केस में हम लोगों ने जो एंट्रीज बनाई थी वो ये वाली बनाई थी। एक्सचेंज का सिनेरियो आएगा, चीजें थोड़ी सी और मुश्किल होंगी, उसमें हम ऐसे भी एंट्री बनाएंगे, ऐसे भी बनाएंगे, काफी सारी चीजें भी आनी है। बोर्ड रब कर दूं? अच्छा, अगला सवाल जो है ये आप लोग खुद ट्राई कर लें। सही है, अगला सवाल आप लोग खुद ट्राई कर लें। एग्जाम में 100% एक्सेप्टेबल है, 100% एक्सेप्टेबल है। बेटा जितना भी हम काम अभी समेट रहे हैं, जब हम पास पेपर करेंगे ना तो उस वक्त अभी जो आपके दिमाग में सवाल आ रहा है वो खुद क्लियर इंशाल्लाह हो जाएगा। यानी कि ये सारा काम इसलिए किया जा रहा है कि जब हम पास पेपर्स के सवाल देखें तो उस वक्त ये छोटी छोटी हम बात बिल्कुल ना करें कि सर हम सिंपल बनाएं, कंपाउंड बनाएं, हम दोनों बना लेंगे। एग्जाम्पल नंबर, क्वेश्चन नंबर 6 आपने ट्राई करना है। थोड़ा सा जल्दी कर लीजिए, मैं ये बोर्ड पे कर दूं सवाल? बोले बोर्ड पे कर दूं सवाल? ये बताइए, अगर ये बात समझ ली है तो एज इट इज वो आपके लिए ट्राई योरसेल्फ था। ठीक है बेटा, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 पे। सिक्स हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाइए। थोड़ा सा जल्दी प्लीज, 7 पे आ जाइए। अच्छा बेटा हम आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए। 7 पे हमें यहाँ पे ओपनिंग पीपी की कॉस्ट गिवन है, ओपनिंग अलाउंस गिवन है, एडिशन बता दिया है और डिस्पोजल बता रहा है और डेप्रिसिएशन भी गिवन है। रिक्वायरमेंट में सिर्फ और सिर्फ आपने क्या बनाने हैं? अकाउंट्स बनाने। ठीक है जी, रिक्वायरमेंट में सिर्फ अकाउंट्स बनाने। यानी कि देखें अभी मेरा फोकस किसके ऊपर गया हुआ है? अकाउंट्स पे। यानी कि एक दफा अकाउंट्स का जो फ्रेम है वो आप अच्छे से सेट कर लें, क्योंकि आगे जाके हम डेबिट और क्रेडिट पे काम नहीं करेंगे। हमारा फोकस जो है वो बिल्कुल अलग हो चुका होगा। और उस वक्त अगर हमें यही कंफ्यूजन होगा कि एसेट के डेबिट पे, क्रेडिट पे, अलाउंस के डेबिट क्रेडिट पे, बुक वैल्यू के डेबिट क्रेडिट पे क्या आता है, तो हम बेसिकली जो मेन मकसद होगा वो फौत हो चुका होगा। आइए, पीपी की कॉस्ट का अकाउंट बोलिए, शाबाश। और एक्यूमुलेटेड, डेप्रिसिएशन, और तीसरा कौन सा? डिस्पोजल अकाउंट। बोलो बेटा, ओपनिंग कितना है? 1000। ओपनिंग अलाउंस कितना है? 400। इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, सिर्फ प्लॉटिंग है, सिर्फ प्लॉटिंग है। डन हो गया? अच्छा जी, फिर बताइए एडिशन है कितना? 600। डन। फिर बताइए क्या है?
डिस्पोजल। डिस्पोजल कितने में हुआ है? 300। डिस्पोजल जिस एसिड का हुआ है उसकी कॉस्ट कितनी है? डिस्पोजल कितने में हुआ है? 220। ठीक, ये अलग सवाल है। डिस्पोजल कितने में हुआ है? 220 में। जिस एसिड का डिस्पोजल हुआ है उसकी कॉस्ट क्या है? 300। अलग बात। तो हम एसिड की कॉस्ट में से कॉस्ट रिमूव करेंगे। तो एक वैल्यू हमारे पास आ रही है 300 और एक वैल्यू आ रही है 220। दोनों वैल्यूज की प्लेसमेंट अलग अलग जगह होनी है। ये भी मिस्टेक अक्सर हो जाती है कि सर एसिड जो है वो कितने में बिका है? 220 में, तो हम एसिड को 220 से रिमूव कर रहे हैं। नहीं, एसिड है कितने वर्थ का? 300 वर्थ का। इसका मतलब इसमें एसिड पड़ा कितने पे है? 300 पे। तो यहां से जो एसिड रिमूव होगा उसकी कॉस्ट कितनी है? 300। और वो पड़ी हुई कितने? 1000 में पड़ी हुई है, तो 1000 में से 300 रिमूव होगा और ये यहां आएगा डिस्पोजल के अकाउंट में। और एसिड क्रेडिट, डिस्पोजल डेबिट। ये आया 300। रेफरेंस क्या दिया? पीपीई। जैसे ये काम होगा हमने हाथों हाथ एक काम यहां पे भी करना है कि चूंकि एसिड जो डिस्पोज ऑफ हुआ वो 300 वर्थ उसकी कॉस्ट थी, उसका अलाउंस कितना था? 100। तो वो जो उसका अलाउंस था 100, वो किस में पड़ा हुआ होगा? 400 में। तो 400 पूरा रिमूव नहीं होगा, 400 में जो डिस्पोज एसिड का अलाउंस है वो रिमूव होगा। यहां पे आया 100, इसको भी हम कहां ले जाएंगे? बोलिए, डिस्पोजल। यहां पे आ गया 100। रेफरेंस क्या दिया? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। फिर बताइए एसिड को हमने बेचा कितने में? 220 में। तो जो प्रोसीड्स है उसकी जगह जो है वो डिस्पोजल अकाउंट है, ना कि एसिड अकाउंट। ये साइड अगर भारी है, ये साइड कम है, तो इसका मतलब बताइए कितने का गेन? 20 का गेन। इस सवाल के अंदर आप देखें, मैंने आपको डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन में नहीं उलझाया। मैं यहां पे करना क्या चाह रहा हूं बेटा, शुरू में एसिड अकाउंट, अलाउंस अकाउंट, बुक वैल्यू अकाउंट, डिस्पोजल में क्या कुछ डेबिट क्रेडिट पे आता है, इसको जरा फ्रीज कर लो। क्योंकि आगे जाके हम कतई तौर पे ये डिस्कस नहीं करेंगे कि डेबिट क्रेडिट पे क्या आता है। हमारा बेसिकली वो जो डेबिट क्रेडिट के अंदर जो कैलकुलेशन होगी ना, उसके अंदर हमें एग्जामिनर फंसाता है। तो अगर हम यहीं पे फंस जाते हैं तो कैलकुलेशन तो बात की बात है, कैलकुलेशन में वो हमें टफ टाइम देगा। इसमें एटलीस्ट हमें टफ टाइम नहीं मिलना चाहिए, बिकॉज हमारे दिमाग में बात पता होगी कौन सी चीज कहां पे आ रही। इसी तरह से जब पीपी का हम लोग अकाउंट बनाएंगे बुक वैल्यू पे, तो बताओ बेटा ओपनिंग कितना? 1000 माइनस 400, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। 1000 माइनस 400 कितना हो गया? 600। एडिशन हुआ 600 और डिस्पोजल कॉस्ट में से कॉस्ट निकालेंगे, बुक वैल्यू में से बुक वैल्यू निकालेंगे। ऐसा ही है, कॉस्ट में से कॉस्ट निकालेंगे, जो कॉस्ट में जो चीज मौजूद है वो निकाली जाएगी, बुक वैल्यू में जो चीज मौजूद है वो निकाली जाएगी। अब मुझे बताइए बेटा, बात सुनो, डेप्रिसिएशन एसिड की बुक वैल्यू को बढ़ाता है या कम करता है? कम करता है। कम करने के हमारे पास दो तरीके हैं, अलाउंस को बढ़ाओ, फिर कॉस्ट में से अलाउंस को माइनस करो, कम हो गई क्या बुक वैल्यू? या तो क्या है, डायरेक्टली बुक वैल्यू को कम कर लो। आई होप से बात समझ दिमाग में आ गई। सर जब हमारे पास एसेट मौजूद होता है तो वो एसेट अकाउंट में, चाहे वो कॉस्ट अकाउंट हो चाहे वो बुक वैल्यू अकाउंट हो, उसमें किस साइड पे आ रहा होगा? डेबिट पे आ रहा होगा। जब हमारे पास एसेट अपनी वैल्यू लूज करेगा तो ऑब्वियसली क्रेडिट साइड पे आएगा। जब एसेट हमारे पास से जाएगा तो वो भी किस साइड पे आना चाहिए? बोलिए, क्रेडिट साइड पे आना चाहिए। तो यहां पे मैं डिस्पोजल लिख रहा हूं, इसका मतलब एसेट मेरे पास से जा रहा है। जब आ रहा था तो मैंने डेबिट पे लिखा, जब जा रहा है तो क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। तो बताइए डिस्पोजल जिस एसेट का हो रहा है वो किस पे मेंटेन हुआ है? अभी बुक वैल्यू पे। तो उसकी बुक वैल्यू आ कितनी रही है? 300। तो कॉस्ट है, उसका अलाउंस कितना है? 100। तो उसकी बुक वैल्यू कितनी है? 200। क्या ये वाली बात समझ आई? कॉस्ट में से कॉस्ट निकालेंगे, बुक वैल्यू में से बुक वैल्यू निकलेगी। बाकी अब बचा क्या? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन 250 गिवन है, 250 यहां गिवन है, लिख दिया, और यहां पे आ गया आपके पास कैरी डाउन। और डेप्रिसिएशन यहां पे भी कितना आ जाएगा? बोलिए, 250। ठीक
अच्छा जी, ये था आपके पास बी पार्ट। और इस सिनेरियो में जो हमारा डिस्पोजल अकाउंट बनेगा, राइट, यहां पे कितना आएगा? 200 क्या है? पीपीई की नेटबुक वैल्यू, ठीक है जी। और कैश कितना आएगा? 220। और यहां पे 20 का आपके पास क्या आ जाएगा? बोलिए, गेन। सर ये डिस्पोजल अकाउंट आपने 2 दफा बनाए। 2 दफा नहीं, अगर हम लोग एसेट का अकाउंट कॉस्ट पे मेंटेन कर रहे हैं तो डिस्पोजल का कॉम्बो यू बनता है, ठीक। और अगर हम एसेट का अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं बुक वैल्यू पे तो डिस्पोजल का कॉम्बो यू बनता है। दोनों में से एक काम ही किया जाएगा, या तो ये वाला या तो ये वाला। आपने अभी ये डिसाइड नहीं करना कि सर हम इसमें कंफर्टेबल है, इसमें नहीं। सिनेरियोज हमारे सामने कुछ ऐसे आएंगे जहां पे हमें एसेट की कॉस्ट गिवन नहीं होगी, जहां पे अलाउंस गिवन नहीं होगा, इतना ढेर सारा डेटा दिया हुआ होगा, वहां पे हमें बुक वैल्यू के अलावा कोई हमारा गुजारा नहीं होगा, तो वहां पे इस अप्रोच पे चलना पड़ेगा। अभी देखें, मैं आपसे बार बार बात क्या कह रहा हूं, क्या IAS 16 के साथ जो है IAS 36 आएगा, IAS 40 आएगा, IAS 23 आएगा, IAS 20 आएगा। डन, मैंने आपसे बात बोली थी। अभी IAS 16 के अंदर बहुत कुछ बाकी है, बहुत कुछ बाकी है, मैंने स्क्रैच से उठाने की कोशिश की है। अब सुनिए, जो भी कुछ आएगा 36, 20, 40, 23 के हिसाब से, और IAS 16 का मजीद जो भी कुछ कंटेंट है उसके लिए होगा क्या, ये लेजर अभी आपको इतना नन्ना मुन्ना सा दिख रहा है, ये इतना बढ़ जाएगा, ठीक। खाली कॉस्ट का नहीं, ये भी बढ़ जाएगा और ये भी बढ़ जाएगा। तो बेसिकली अभी हम एक फ्रेम सेट कर रहे हैं कि एक दफा हमें पता चल जाए कि ये बुनियादी बेसिक चीजें हैं जो कि आनी है बाद में। IAS 36 आपका अच्छा हो गया, 20 अच्छा हो गया, 16 की बाकी चीजें अच्छी हो गई। ये जो फ्रेम सेट किया ये अपनी जगह वहीं का वहीं रहना है, इसमें कोई चीज रिमूव नहीं होनी, एडिशन जरूर होना है। FAR 2 में इंशाल्लाह जाएंगे, ये अपनी जगह जैसा था वैसे का वैसे ही रहेगा, एडिशन हो जाएगा। CFAP 1 में जाएंगे, इसके अंदर चीजें ऐड ऑन होते चले जाएंगी, लेकिन जो आ गया है उसमें से वो हटना नहीं। तो अभी हम यहाँ पे क्या सीख रहे हैं कि चीजें इसमें आती कैसे हैं, और एक दफा ये चीज सीख लेंगे तो FAR 2 में जब हम जाएंगे इंशाल्लाह, तो उस वक्त टीचर को शर्मिंदगी नहीं होगी, ना आपको होगी कि यार आपको यही नहीं पता कि डेबिट और क्रेडिट पे क्या आता है, जर्नल्स कैसे बनती हैं। तो ये काम हम लोग यहाँ से करके आगे की तरफ मूव करते हैं। जल्दी से देख लीजिए, ये काम हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 इज डन, और क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो मैं नहीं करवाऊंगा, वो आप खुद करेंगे। क्वेश्चन 8 आप लोग खुद करेंगे, अभी नहीं करेंगे, घर पे कर लेंगे। और हम चले जाएंगे अभी क्वेश्चन नंबर 9 पे। देखें यहां पे लिखा हुआ है ओपनिंग एसेट की कॉस्ट 1000, ओपनिंग अलाउंस हमारे पास कितना? 400। अब इसने नीचे में ये बोला एसेट जिसकी कॉस्ट है 300, इसका मतलब 1000 में एक एसेट नहीं है, कई सारे एसेट्स हैं। तो जब 1000 में कई सारे एसेट्स हैं तो इसका मतलब ये जो 400 है इसमें कई सारे एसेट्स का अलाउंस मौजूद है। तो हमें इसने ये कहा कि एसेट जिसकी कीमत है कितनी, बोलिए 300, राइट, जिसका अलाउंस कितना मौजूद है 100, उसको हमने बेच दिया। इसका मतलब सारे एसेट्स का डिस्पोजल नहीं हुआ है। जल्दी से कॉपी कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो घर पे ट्राई करना होगा, और वहां देखें मैं क्या चीज बनाने की रिक्वायरमेंट डाली हुई है, बुक वैल्यू अकाउंट, बिकॉज हम लोग कॉस्ट और अलाउंस के अकाउंट में काफी हद तक कंफर्टेबल थे। यहां पे आप आहिस्ता आहिस्ता मैं बुक वैल्यू पे जा रहा हूं, और लेजेस वाला मामला जब कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम लेजेस की बात सिर्फ उस वक्त करेंगे जब हमसे वो पूछेगा, अदरवाइज नॉर्मल डिस्कशन के अंदर हम लेजेस की बात नहीं करेंगे। क्वेश्चन 8 जो है वो आपने घर पे ट्राई करना होगा, और आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। बोर्ड रब कर दूं? बिठा दो बेटा। अच्छा जी, आ जाइए क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 9। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 9, ओपनिंग पीपी की कॉस्ट गिवन है 80,000। सर इसमें ये नहीं पता कि एक एसेट है, 10 एसेट है, 100 है, हमें ये नहीं मालूम, लेकिन ये जरूर पता है कि जितने भी एसेट्स हैं उसका अलाउंस जो मौजूद है वो कितना है? 48,000, 48,000। 120 को पीपी एक्वायर हुआ है 25,000 में,
और 1120 को पीपी जिसकी कॉस्ट थी 15,000, यानी कि 1 जनवरी 2020 को पीपी जिसकी कॉस्ट है 15,000, जिसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 9,000, वो बेचा गया है कितने में? 9,500। और ये कब बेचा गया है? साल के शुरू में, मिड में, एंड में? साल के स्टार्ट में। इसका मतलब ये हुआ ये जो 15,000 वर्थ का जो एसेट है, सही है जी, ये 80,000 के अंदर मौजूद है, राइट। 9,000 का जो अलाउंस हमें नजर आ रहा है ये 48,000 के अंदर भी मौजूद है, और बेचा कितने में है? 9,500 में। कंपनी यूज एसएलएम रेट 20%, प्रो रेटा बेसिस बोले, मंथली बेसिस बोले, या प्रोपोर्शनेट बेसिस बोले। यहां पे बोलता है मालूम करो गेन या लॉस क्या हुआ, डेप्रिसिएशन बताओ और लेजर्स बनाओ 2020 के लिए। तो देखो बेटा, गेन लॉस हमने मालूम करना है। इन ऑर्डर टू फाइंड आउट गेन लॉस वी नीड टू कंपेयर कैरिंग वैल्यू विद द प्रोसीड्स, विद द सेल प्रोसीड्स। तो कैरिंग वैल्यू कैसे पता की जाएगी? कॉस्ट कितनी है? नो 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 80,000 तो बेटा टोटल कॉस्ट है, वही बात मैं दोहरा रहा हूं। 80,000 में एक ऐसा एसेट है मौजूद, कितने का? 15,000 का, वो बेचा जा रहा है। तो सारे एसेट्स का गेन लॉस नहीं निकाला जाएगा, सिर्फ उस एसेट का मालूम करेंगे जो कि हम लोग बेच रहे हैं। तो बोलो बेटा 15,000, इसका अलाउंस कितना है? 9,000। तो बोलिए बुक वैल्यू कितनी आई? 6,000। ये कब है? 1/1/2020। ठीक हो गया। बेचा कितने में है? 9,500। तो बोलिए 3,500 का। सर नेगेटिव में आने का मतलब यहां पे ये नहीं है कि लॉस। आप ये देखो किसको किससे कंपेयर कर रहे हैं। हम लोग 6,000 में से माइनस करा रहे हैं 9,500। अगर हम चाहते हैं जब आप पॉजिटिव में आए तो यहां पे काम रोक दो, ठीक है जी, और फिर क्या करो, गेन लॉस की हेडिंग डालो, प्रोसीड में से माइनस कराओ कैरिंग वैल्यू, तो जब आप सिर्फ पॉजिटिव में आ जाएगा। समझ आई वाली बात? हमने लेकिन एक ही कॉलम के अंदर काम कर दिया। देखो ये जो हम स्टेटमेंट बना रहे हैं ये सबको समझ आ जाएगी कि स्टेटमेंट में क्या चल रहा है। सर स्टेटमेंट में कोई डेबिट क्रेडिट नजर नहीं आया, स्टेटमेंट में कोई जर्नल्स नजर नहीं आई। एक बात याद रखिएगा, पूरा IAS 16 जितने भी इसमें अप एंड डाउन आएगा, मैं सारे सवालात का सॉल्यूशन कराने से पहले जो वर्किंग करूंगा वो वर्किंग बेसिकली इस अंदाज से होगी। इसमें 36 लाओ, 20 लाओ, 23 लाओ, 40 लाओ। 16 के हवाले से वो बोलता है जर्नल्स बनाओ, 16 के हवाले से बोलता है एक्सट्रैक्ट बनाओ, 16 के हवाले से बोलता है कि वो नोट्स बनाए। जिस तरतीब पे हम लोग नोट्स बनाएंगे, एक्सट्रैक्ट बनाएंगे, जर्नल्स बनाएंगे, 16 के साथ 36, 20, 23, 40 मिक्स ही क्यों ना हो जाए, सर हम इन सब काम को करने के लिए एक बुनियाद रख रहे हैं। वो बुनियाद क्या होगी? वो जो वर्किंग होगी वो इस तरह से होगी। ये मैं बड़ा बोल तो रहा हूं, लेकिन इसके ऊपर पूरा भी करके बताऊंगा, यानी कि मैं एक ऐसी जबान में बात कर रहा हूं जो सबको समझ आ रही है। अब इसी से हम लोग बेसिकली 16 के हवाले से जो सवालात आते हैं ना, वो क्या आते हैं? आइए 16 के हवाले से जो भी कुछ पूछा है उसने आज तक, लेजर्स नहीं पूछता। क्या कोर्स में नहीं है? सर पूछा नहीं, कोर्स में तो है, लेकिन लेजर्स नहीं पूछे उसने, लेकिन कोर्स में है। अच्छा जी, दूसरी बात, सबसे ज्यादा जो आप देखेंगे पिछली 10 अटेम्प्ट में IAS 16 के हवाले से सवालात आए, उसने या तो हमसे मांगी है जर्नल्स, ठीक, या तो उसने हमसे मांगे हैं नोट्स। सर ये नोट्स क्या होंगे हम देखेंगे। या तो उसने हमसे क्या मांगी है? जर्नल्स, सबसे ज्यादा जर्नल्स, सबसे ज्यादा नोट्स, और इन दोनों के मुकाबले में जो कुछ मतलब एक आध दफा या 2-4 दफा पूछा, वो मांगे हैं उसने एक्सट्रैक्ट, वो मांगे हैं उसने एक्सट्रैक्ट, और लेजर्स अभी तक उसने पूछे नहीं है। तो बेसिकली IAS 16 के हवाले से जो 20-20 नंबर के सवाल बन के आते हैं, वो हमसे मैक्सिमम कितनी चीजें वो मांग सकता है? 4। मैक्सिमम कितनी चीजें मांग सकता है? 4। सबसे ज्यादा वो मांग रहा है, जो देखा जा रहा है, वो मांग रहा है डिस्क्लोजर नोट्स, नंबर 1 टॉप पे आ रहा है। फिर उसके बाद थोड़ा सा उसका रुझान किस तरफ गया? बोलिए जर्नल्स की तरफ।
फिर किस तरफ गया बोलिए, एक्सट्रैक्ट। लेजेस उसने पूछे नहीं, लेकिन लेजेस को हम चौथे में फॉल करा रहे। ये वाली बात समझ आई? लेजेस क्लियर है तो इसका मतलब आपको पूरा हाल अहवाल समझ आ रहा है कि बैकग्राउंड में चल क्या रहा है, डेबिट क्रेडिट हो किस तरह से रहा है। तो मैं यहाँ पे एक बैकग्राउंड को भी ले रहा हूं और साथ में हमने देखा डिस्पोजल की जो जर्नल्स बनाई थी, मैंने किसका सपोर्ट लिया था? डिस्पोजल की जो मैंने जर्नल्स बनाई थी, जर्नल्स भी मैंने आपको बता दी, लेकिन मैंने जर्नल्स बनाने के लिए सपोर्ट किसका लिया था? लेजेस का। और डिस्पोजल अकाउंट जो मैंने खोला, उस डिस्पोजल अकाउंट का जो मैंने अल्फाज आपके सामने जिंदगी में पहली दफा लेके आया, तो उसके लिए मैंने सपोर्ट लिया था प्रॉफिट एंड लॉस का। वो काम जो हम करते थे उसी से मिलता जुलता काम हमने डिस्पोजल में देखा। यानी कि जर्नल्स भी हम बना रहे हैं, सपोर्ट किसका ले रहे हैं? पहले लेजेस का, क्योंकि लेजेस से हमें डेबिट क्रेडिट समझ आ जाएगा, और जहां लेजेस समझ आ गया तो वहां पे जर्नल्स खुद ब खुद बन जाती है। तो बेटा फॉर द लास्ट टाइम IAS 16 के हवाले से सबसे ज्यादा जो एग्जामिन हुआ है वो क्या है? डिस्क्लोजर नोट्स। सिंपल आप बोल दें नोट्स, उसके बाद जर्नल्स, सबसे ज्यादा नोट्स, और फिर क्या है? जर्नल्स, और फिर थर्ड में हम फॉलो कराएंगे क्या? एक्सट्रैक्ट, और चौथा जो अभी तक उसने पूछा नहीं है लेकिन किसी भी वक्त पूछ सकता है, अच्छा लेजेस के बगैर गुजारा भी नहीं है। IAS 16 मैंने आपसे क्या आज की तारीख में बात की कि 16, 36, 20 ये तो चले हो गई बात सर। और तो और हमारे कोर्स में जो कैश फ्लो का टॉपिक है उसका भी टेस्टिंग लेवल 2 है। कैश फ्लो का शायद ही ऐसा कोई सवाल हो जिसमें IAS 16 की एडजस्टमेंट ना आ रही हो। कैश फ्लो भारी भरकम टॉपिक है, शायद ही ऐसा आपको कोई सवाल मिले जिसमें IAS 16 की एडजस्टमेंट मौजूद ना हो। इसी तरह से एक और टॉपिक आता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका टेस्टिंग लेवल 2 है। तो ऐसा शायद ही आपको कोई सवाल मिले जिसमें डेप्रिसिएशन का अमल दखल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वाले सवाल में ना हो। और तो और एक और टॉपिक आता है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, जिसका भी टेस्टिंग लेवल क्या है बोलिए? 2 है। तो सर इस टॉपिक के अंदर भी IAS 16 एक ऐसा स्टैंडर्ड है जो हर जगह एंट्री मारता है। तो क्यों ना एक दफा हम लोग उसको गिरबान से पकड़ लें। जो मैंने यहां से बात शुरू की है, क्या मैंने PRC 4 का उठाया, लेजेस जर्नल से यहां पे बात शुरू करते हैं। हो सकता है कुछ लोगों के लिए बोरिंग हो, लेकिन मैंने आपको क्या बात बता दी कि 16 किसके साथ आ सकता है? 16 जिसके साथ आ सकता है वो 4 स्टैंडर्ड्स हैं, मर्ज होके आएगा। एक पार्ट सर 16 जो है वो कैश फ्लोज में आएगा, 16 जो है वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में आएगा, 16 जो है वो आपका स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी इस टॉपिक के अंदर भी आएगा। इसका मतलब 16 जो है वो पूरे सिलेबस में फैला हुआ है। इसीलिए मैंने बात को जो स्टार्ट किया ना, बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से स्टार्ट करके हम आगे की तरफ जा रहे हैं। एनीवेज आगे बढ़ते हैं, और ये हुआ 9 का A पार्ट, और फिर इसका B पार्ट देख लीजिए, डेप्रिसिएशन। अच्छा आपसे बस बेटा एक गुजारिश मेरी ये है कि देखें, आप लोग अगर चाहते हैं कि यार 3 पेपर आपने उठाए हुए हैं, वो तीनों के तीनों ग्रिप में रहें, आपसे बस सिर्फ 2 मेरी गुजारिशात हैं, सिर्फ 2 गुजारिश है, ज्यादा कुछ नहीं। एक तो अपने आप से सिंसियर ऑब्वियसली आप लोग हैं, तभी इस प्रोफेशन में हैं। अदरवाइज जो नॉन सीरियस होगा तो यही प्रोफेशन आपको आराम से किक आउट कर देगा। इस पे तो हम बात ही नहीं करें। हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं मेहनत करने की नीयत से, मेहनत करेंगे, इंशाल्लाह पेपर निकालेंगे। आप खुद अपने पाँव पे पता है कब कुल्हाड़ी मारते हैं, वो ये होता है कि यार अभी तो पोर्टल पे रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है, यूट्यूब पे है, आज नहीं तो चलो कल देख लेंगे, आज बिस्तर तोड़ने का ज्यादा दिल कर रहा था, या आज मूड नहीं था, या वगैरह वगैरह। आपसे बस इतनी रिक्वेस्ट है, रोज का काम अगर रोज ना सही चले, अगले दिन या तीसरे दिन या उसी वीक आपने निपटा लेना है। ये काम तो आपने लाजमी करना है। और तो और इसके साथ सर वो हम आगे बढ़ रहे हैं, पिछले काम का भी रिवीजन साथ चलाना है। तो आपका बाय द एंड उन लोगों में शुमार होगा जो कि एग्जाम से 1 महीने पहले जो है रिवीजन कर रहे होते हैं, ना कि उन मेजॉरिटी स्टूडेंट्स में जो आखिरी महीने में पेंडिंग लेक्चर्स निपटा रहे होते हैं। बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। अभी स्टार्ट है, आपको समझ नहीं आ पा रहा होगा, यार अभी तो चीजें संभल रही हैं, कोई मसला नहीं है, हमने 1 to 4 उठाया हुआ है, कोई इशू नहीं है, हम 2 पेपर उठाए, 3 पेपर उठाए, मैं बोलूंगा यार आप माशाल्लाह फुल दमदार हैं, फुल आप कॉम्पिटेंट हैं। अपने आप को बस आपने हल्का नहीं लेना। 3 पेपर उठा लिया अल्लाह का नाम लेके, अल्लाह जरूर मदद करेगा, लेकिन हमने भी कुछ चीजों का ख्याल रखना है। क्या बोल रहा हूं बार बार, क्लास अगर मिस हो गई तो आज नहीं तो कल
विद इन अ वीक आपने उस काम को निपटा लेना। बस ये कुछ चीजें हैं बुनियादी जिसकी गिरा बांध लें। आप आगे बढ़े, पिछला काम जो है ना उसका रिवीजन आपने रखना है, तो आपका शुमार आप खुद देखेंगे, आपको 1 से 1.5-2 महीने के अंदर समझ आ जाएगा कि यार चीजें आपके काबू में हैं या नहीं। क्योंकि जब तीनों पेपर्स एकदम सामने खुल जाएंगे तो आप बहुत ज्यादा घबराहट में आ जाएंगे कि यार अभी तो रमजान शरीफ में हमारी पढ़ाई नहीं हुई, फिर वो आगे बकरा ईद आ रही है, तो वो जाहिर सी बात है, इंसान का राइट है, क्यों ना एंटरटेनमेंट करे, सारी चीजें करनी है करे, बस इन 2 चीजों का जरा आप ख्याल रखिए। रोज का काम रोज ना सही तो 1 दिन छोड़ के 2 दिन छोड़ के। अभी मैं देख रहा होता हूँ कुछ चेहरे जो है फिजिकल में नजर आए, कुछ नजर नहीं आए, मेजोरिटी तो है, लेकिन वो जो कुछ नहीं आए वो क्या कर रहे हैं सर, वो बिस्तर तोड़ रहे हैं, यही होगा। और क्या रीजन हो सकता है? चले वो चलो फिजिकल नहीं आ रहे, ऑनलाइन है, तो ऑनलाइन वाले जो है अगर लाइव लेक्चर नहीं ले रहे तो रिकॉर्डिंग देख लें। यानी कि काम को आपने पेंडिंग में नहीं डालना, अदरवाइज एक आदत बन गई ना आपकी तो फिर आपको बड़ा ट्रबल हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे जो हैं ये बात सुनते हैं, वो बोलते हैं भाई सर ने तो अपना काम कर दिया लेकिन हम भी वही करेंगे जो हमें बेहतर लगता है। तो देखो हिदायत जो है ना बस मेरे हाथ में नहीं है, वो अल्लाह के हाथ में। अब ये एक अच्छी बात कर रहा हूँ और आपके दिमाग में आ रहा है नहीं नहीं हम तो वही करेंगे, तब आप खुद सोच लो कि हिदायत का रास्ता जो है, हिदायत देने वाली ज़ात वो मेरी इंसान की नहीं है, वो किसकी है? अल्लाह ताला की। नंबर बी पे आ जाइए, डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन बेटा हमने यहाँ पे बात की थी, एडिशन, रिमेनिंग और तीसरा क्या है? डिस्पोजल। एडिशन, रिमेनिंग और डिस्पोजल। आप बताइए कौन सा निकाल लें? रिमेनिंग निकाल लें। रिमेनिंग की बात हमने की थी। हमारे पास साल के स्टार्ट में एसेट अवेलेबल है कितने वर्थ के? 80,000, राइट? 80,000 वर्थ के एसेट्स हमारे पास साल के स्टार्ट में। क्या साल के दौरान इसमें से कोई एसेट बिके भी हैं? बिके भी हैं। जो एसेट्स गए हैं उसकी कॉस्ट कितनी है? यानी कि बेटा कॉस्ट में से कॉस्ट निकाली जाएगी, कॉस्ट में से कॉस्ट निकाली जाएगी। वो वाली हरकत नहीं कीजिएगा जो अभी आप कर रहे थे कि कॉस्ट में से प्रोसीड्स, नो, कॉस्ट में से कॉस्ट, बुक वैल्यू में से बुक वैल्यू। तो टोटल एसेट की कॉस्ट माइनस डिस्पोज एसेट की कॉस्ट, तो ये क्या बच गया? कॉस्ट ऑफ रिमेनिंग एसेट्स मल्टीप्लाई बाय रेट कितना है? 20%। तो हमारे पास कितना अमाउंट आया? कितना बेटा? 13,000। श्योर? ये तो बात हो गई रिमेनिंग की। अब बताइए, एक मिनट जरा यहां आइएगा, एसेट जो डिस्पोज हुआ है, एसेट जो डिस्पोज हुआ है उसकी कॉस्ट बताओ आप कितनी है? 15,000। उसका डेप्रीसिएशन साल भर का बनता कितना है? 20% के हिसाब से जितना भी बनता है। सर एसेट जो डिस्पोज ऑफ हो रहा है वो साल, किस साल डिस्पोज ऑफ हो रहा है बताइए, ईयर बताइए। 2020। क्या 2020 के ये स्टार्ट में हो रहा है, मिड में हो रहा है, एंड में हो रहा है? कब हो रहा है? स्टार्ट में। इसका मतलब ये एसेट इस साल हमारे पास इस्तेमाल नहीं हुआ। अगर सर ये साल खत्म होने से पहले, साल खत्म होने से 2 महीने पहले तक इस्तेमाल हो रहा होता, सही है री? फॉर एग्जाम्पल सर डिस्पोजल हुआ हमारा, मिसाल के तौर पे 30 जून को डिस्पोजल हुआ हमारा, लेट्स अज्यूम 30 जून को 2020 में डिस्पोजल हुआ और 2020 के भी 30 जून को हुआ। इसका मतलब साल के कितने महीने इसने गुजार लिए? 6। इसका मतलब 6 महीनों का डेप्रीसिएशन आएगा। यहां पे जो सूरत हाल है वो क्या कि एसेट साल के स्टार्ट में ही डिस्पोज ऑफ हो रहा है, तो इसका मतलब 0/12 करेंगे। 2 महीने स्टे करता तो 2/12, 4 महीने स्टे करता तो 4/12। ये वाली बात समझ आई? अभी फिलहाल इसका जवाब है निल, लेकिन हमने ग्राउंड सेट कर लिया कि अगर डिस्पोजल ड्यूरिंग द ईयर हो रहा होता तो इसका मतलब जितने महीने तक एसेट हमारे पास रहता उतने मंथ्स का डेप्रीसिएशन आ जाता। रिमेनिंग हो गया, डिस्पोजल हो गया, और फिर आ गया हमारे पास एडिशन। एडिशन में कितने एसेट्स हैं? एक ही एसेट है। कितना बेटा? 25,000,
इंटू 20% इंटू पूरे 12 महीने। तो ये जो रेट है ये तो रिफ्लेक्ट ही करता है 12 मंथ्स को, तो हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइड बाय 12 करके दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 20% जो होता ही है वो पर एनम है। 5000, ये कितना हो गया 18,000। हमसे फिर इसने मांगे क्या है बोलिए, लेजर्स। अब लेजर्स में आपकी चॉइस है, क्योंकि मैंने आपके साथ एसेट का कॉस्ट अकाउंट, अलाउंस, बुक वैल्यू अकाउंट ये सारा डिस्कशन में आ चुका है। अब जब लेजर्स बोले जा रहे हैं तो आपके पास चॉइस है। सर चॉइस कब होती है लेजर्स बनाने में, अगर आपको कॉस्ट भी गिवन है, अलाउंस भी गिवन है, तो इसका मतलब आप पीपी का अकाउंट कॉस्ट पे बनाए, ठीक, या पीपी का अकाउंट आप बुक वैल्यू पे बनाए। आपके पास है चॉइस, अगर एग्जामिनर साइलेंट है। चॉइस कब नहीं होगी, जब वो आपको पीपी की क्या दे रहा होगा, बुक वैल्यू। जब कॉस्ट और अलाउंस अलग अलग गिवन है तो इसका मतलब आप कॉस्ट पे बनाए या बुक वैल्यू पे बनाए, आपकी चॉइस। लेकिन अगर आपको वो दे ही रहा है क्या, बुक वैल्यू, तो यहां पे हम लोग कॉस्ट अकाउंट मेंटेन नहीं कर पाएंगे। यहां पे हमारे पास चूंकि है चॉइस, तो पीपी का कॉस्ट अकाउंट, और फिर दूसरा बोलिए एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और फिर तीसरा बेटा क्या आ जाएगा, डिस्पोजल। तो बताएं यहां पे कितना आएगा, ओपनिंग 80,000 ऐसा है, और अलाउंस का ओपनिंग कितना है बोलिए 48,000 अलाउंस का ओपनिंग आ रहा है। और फिर क्या हुआ है, एडिशन हुआ है। एडिशन की यहां लिख दिया, कितना एडिशन हुआ है 25,000। अभी तो एडिशन इतना मासूम सा है, कल को आगे हम जब बढ़ेंगे तो वो बोल रहा होगा कि भाई एसेट जो पुराना गया बदले में नया एसेट आया, वो चीज इसके साथ मिक्स होने वाली है। बात समझ आ रही है। मैं बार बार आपको एक खतरे की घंटी बजा रहा हूं कि वो एक्सचेंज वाला इसके साथ मर्ज हो जाएगा। 36, 20, 23, 40 मर्ज हो जाने हैं। जब हम बेसिकली उसी स्टैंडर्ड में रहते हुए चीजों को क्लियर कर लेंगे ना, फिर हम लोग जितने भी स्टैंडर्ड इसके साथ जुड़ते हैं तो एटलीस्ट हम अपने आप में तो बिल्कुल सही है, बाकी को हम लोग संभाल लेंगे। लेकिन जब हम खुद ही नहीं संभले हुए तो दूसरे स्टैंडर्ड को अपने साथ किस तरह से जोड़ें, वो बड़ा ट्रबल क्रिएट हो जाएगा। तभी मैं यहाँ पे उसी स्टैंडर्ड में रहते हुए उसकी चीजों को पहले अच्छे से क्लियर कर रहे हैं, उसके बाद दूसरी चीज को इसके साथ जोड़ेंगे। 48। अब बताओ बेटा यहां पे क्या आएगा, डिस्पोजल। यहां पे डेप्रिसिएशन नहीं आएगा, बिकॉज पीपी का अकाउंट किस पे मेंटेन हो रहा है, कॉस्ट पे। जब बुक वैल्यू पे होता तो वो यहां पे डेप्रिसिएशन आ जाता। डिस्पोजल जो हुआ 15,000, यह आ गया 15,000। 15,000 को आप यहां भी ले आए और यहां पे दे दिया रेफरेंस पीपी कॉस्ट। एसेट को रिमूव कर दिया, उसके अलाउंस को रिमूव करेंगे। अलाउंस कितना 9,000, श्योर 9,000। इसको भी कहां ले जा रहे हैं हम लोग, डिस्पोजल अकाउंट में। यह आ गया 9,000 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अच्छा जी, हमने फिर एसेट को डेप्रिसिएशन की जगह ये रही जिसके लिए हमने वर्किंग का रेफरेंस दे दिया। याद रखिएगा लेजर्स को आपने बिल्कुल साफ सुथरा रखना है। जिस वर्किंग की इस लेजर में सबसे ज्यादा जरूरत अब तक पड़ी है और थ्रू आउट पड़ेगी, वो पड़ेगी सबसे ज्यादा जिस वर्किंग की जरूरत पड़ेगी वो बेटा ये वर्किंग होगी, मल्टीपल एडिशन, मल्टीपल डिस्पोजल्स, ठीक, विद डिफरेंट मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन, डिफरेंट रेट विद डिफरेंट स्क्रैप वैल्यू, लाइफ में चेंज, स्क्रैप वैल्यू में चेंज, मेथड में चेंज। अरे भाई जो भी है अल्टीमेटली हमने जब ये निकालना होगा तो बेसिकली एडिशन, रिमेनिंग, डिस्पोजल्स के अंदर पंगे आएंगे। अभी फिलहाल कोई पंगेबाजी नहीं है, लेकिन इसी को बेस बना के हम जरा टक्कर मारेंगे इंशाल्लाह। बोलिए कितना आ गया। अब देखो अगर वही सारा काम मैं यहां पे करता, आप खुद देखिए, तो इसका मतलब यहां पे ठीक ठाक कचरा हो जाता। हमने डेप्रिसिएशन हमें पता है, हम इसके लिए अलग से साइड पे वर्किंग करेंगे। कितना आ गया 18,000, और ये बेटा कितना हो गया 57,000। एसेट को बेचा कितने में 9,500, तो 9,500 18,500, और ये कितना है तो 3,500 का यहां पे आ गया गेन। जल्दी से काम कॉपी करें। अगले सवाल को आपने खुद करना है, अगला सवाल आपने खुद करना है, लेकिन उस सवाल में सिर्फ एक वर्किंग हम लोग करेंगे।
बल्कि क्वेश्चन 10 में आपको बोर्ड पे ही करा रहा हूं। क्वेश्चन 10 हम बोर्ड पे ही करेंगे। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा बेटा यहां देखिए, अच्छा क्वेश्चन नंबर 10 में सिर्फ ये अज्यूम करो आप, क्वेश्चन नंबर 10 में सिर्फ ये अज्यूम करें कि एक ही रिक्वायरमेंट है और वो एक रिक्वायरमेंट है लेजेस की, बस। बेटा बात सुनिए, क्वेश्चन नंबर 10 में सिर्फ समझें कि एक ही रिक्वायरमेंट है और वो रिक्वायरमेंट है लेजेस, दैट्स इट। अभी तक मैंने क्या किया हुआ था, वो हाथ पकड़ पकड़ के हम चल रहे थे, बेटा एक काम करो तुम ये पता कर लो, जब पता करके आ जाओ तो फिर मैं तुम्हें दूसरे काम के लिए भेजूंगा, फिर तीसरा, फिर चौथा। अब यहां पे मैं अगर आपको बोलूं कि मुझे सिर्फ चाहिए लेजेस, तो हम लेजेस जब बनाएंगे तो आप मुझे बताओ क्या मैं पीपीई का कॉस्ट पे बना सकता हूं या बुक वैल्यू पे बना सकता हूं या दोनों पे बना सकते हैं? दोनों पे, बिकॉज हमें कॉस्ट और अलाउंस दोनों गिवन है। हम यहां पे अगर पीपीई का बनाते हैं कॉस्ट पे, तो हमसे उसने ये मांगा है और हमसे उसने ये भी मांगा है, और हमें सवाल में क्या दिख रहा है, बोलिए डिस्पोजल दिख रहा है, तो हम लोग ये भी बनाएंगे। सही है जी। अज्यूमिंग ए बी सी रिक्वायरमेंट हमारे सामने नहीं है, हम सिर्फ क्या देख रहे हैं कि लेजेस बनाने। अब आ जाओ बेटा, ओपनिंग कितना है? हाँ 10,000। एक दफा फ्रेम मेरे साथ सेट कर लें, फिर हम लोग देखेंगे कि अब हमने करना क्या है। बेटा प्लीज 10,000 गिवन है, रख दिया। अभी प्लीज जरा फ्रेम सेट कर ले, उसके बाद आगे आपने ही काम करना है। बोले ओपनिंग कितना है? 3,000। अभी तक कोई मसला नहीं है, यहां तक से आते हैं आप। फिर मुझे बताइए एडिशन है 1,118 पे, एडिशन कितना है? 4,500। यहां तक साथ ठीक है जी। मुझे बताइए ये जो ईयर स्टार्ट हो रहा है, ये जो ईयर स्टार्ट हो रहा है, डेट क्या है? 1/1/18। यहां तक साथ हैं आप। गिवन गिवन गिवन। आगे जरा बढ़िए। ऑन 30/6/18 एसेट जिसकी कॉस्ट थी 2,500, जिसकी कॉस्ट थी 2,500, 30 से 18 और 1 जनवरी 18, दोनों की डेट अलग है, डिफरेंट है? अलग है। कितने महीने गुजरने के बाद ये बात हो रही है? 6 महीने गुजरने के बाद। क्या बात हो रही है कि एसेट जो एक्वायर हुआ था 1 जनवरी 2014 को, कितने का? 2,500 का, वो डिस्पोज ऑफ हुआ है 1,500 में, लेकिन ये डिस्पोजल कब हुआ है? 30 जून 2018 को डिस्पोजल हुआ है। ये वाली बात समझ आई? और कब नहीं यूज करती एसएलएम, और रेट कितना है? बोले 10%। अब बेटा बात सुनो, इस ट्रांजैक्शन की मदद से हमने यहां पे डिस्पोजल मालूम करना है, यहां पे डिस्पोजल, और फिर यहां पे हमने आना है। अब आप बताइए बेटा बात सुनो, डिस्पोजल कब हो रहा है? ठीक है जी। यहां लिख सकता हूं डिस्पोजल, बोलो। एसेट की कॉस्ट कितनी है? क्या ये गिवन है? सर गिवन है, मेरे साथ रहना प्लीज। 2,500 डन। सर यहां पे हमने खुशी खुशी 2,500 भी लिख दिया, रेफरेंस क्या दे दिया? पीपीई की कॉस्ट। डन। अब सर हम जब यहां पे आए, हमने एक काम हाथों हाथ करना है, वो ये कि जैसे ही एसेट को हम लोग उसके लेजर से रिमूव करेंगे, तो उसका जितना भी अलाउंस है उसको भी रिमूव करना पड़ेगा, उसको भी रिमूव करना पड़ेगा। अब जब हम यहां पे आए, हमने बोला 3,000 जो है ये सारे एसेट्स का अलाउंस है। सारे एसेट्स से मतलब क्या हुआ? सर 10,000 वर्थ के जितने एसेट्स हैं, 10,000 वर्थ के जो एसेट्स हैं, उसका अलाउंस कितना है? बोलिए 3,000। 10 के अंदर 2,500 मौजूद है, 10 के अंदर 2,500 मौजूद है, 10 में से 2.5 निकलेगा। 10 के अंदर 10 के एसेट का जितना भी अलाउंस है वो 3 में मौजूद है। डन। 10 के एसेट का जितना भी अलाउंस है वो किस में मौजूद है? बोलिए 3 में मौजूद है। अब रिमूव करेंगे नहीं करेंगे डिस्पोज एसेट का अलाउंस? अभी तक यही किया था। इसका मतलब मुझे यहां पे चाहिए डिस्पोज्ड एसेट का क्या चाहिए? अलाउंस। क्या ये वाली बात समझ आ रही है? कहीं गिवन है? नजर आ रहा है?
बोलिए, नजर नहीं आ रहा। तो सर जब नजर नहीं आ रहा तो हम लोग यहां पे चीजें खराब नहीं करेंगे, हम बोलेंगे सर वर्किंग वन, वर्किंग वन। और वर्किंग वन हमें क्या मालूम करनी है? वर्किंग वन क्या? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ डिस्पोज्ड एसेट। क्योंकि सर पिछले सवाल में हमने ये काम क्यों नहीं किया? पिछले सवाल में उसने बताया कि एसेट डिस्पोज हुआ साल के स्टार्ट में, और पिछले सवाल में उसने ये भी बता दिया कि वो जो एसेट डिस्पोज ऑफ हो रहा है उसका साल के स्टार्ट में अलाउंस मौजूद है कितना, ऐसा है कि नहीं है। इस सवाल में उसने ये तो बता दिया कि एसेट डिस्पोज कब हो रहा है, कितने का एसेट जो है कितने का था और कब डिस्पोज ऑफ हो रहा है, ये तो बता रहा है, लेकिन ये नहीं बता रहा उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है कितना। इसका मतलब जब हमने ये काम किया, ये काम किया, ये काम किया, कॉपी पेस्ट, जब हम यहां पे आए तो हमने बोला 3 में से कितना निकालें, ये हमें मालूम नहीं है। इसका मतलब इस अमाउंट को पता करने के लिए हमें किसी ना के कान में कोई मशवरा नहीं दिया, सिचुएशन ही ऐसी क्रिएट हुई कि हमें अलाउंस मालूम करना पड़ेगा। तो हमने हेडिंग क्या डाली? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ डिस्पोज एसेट। अब बताइए एसेट एक्वायर कब हुआ था? 14 में, 1/1/14 में, या कब 1/1/14 में। तो इसका मतलब 2014 का पूरे 12 महीनों का डेप्रिसिएशन, 2015 का, 16 का और 17 का, ये वाली बात समझ आई? यानी कि 15, 16, 14, 15, 16, 17 कितने सालों का? 4 साल का। सर स्ट्रेट लाइन में तो काम बड़ा सीधा होता है, लेकिन अगर यही सम ऑफ द ईयर आ जाए, यही यूनिट ऑफ प्रोडक्शन आ जाए, या यही आरबीएम आ जाए, तो इसका मतलब आपको मैं सिर्फ एक आइडिया दे रहा हूं। अभी तो स्ट्रेट लाइन है ना, यहां से वहां तक स्ट्रेट लाइन खिंची, मालूम हो गया। लेकिन अगर यही दुखड़े होते हमारे आरबीएम के, वो बताता कि भाई हमने फलां टाइम पे एसेट खरीदा था और इस बात को भी तकरीबन 8 साल गुजर चुके हैं, और फिर इस दौरान में एसेट की लाइफ बड़ी भी थी, कम भी हुई थी, स्क्रैप वैल्यू बड़ी भी थी, कम भी हुई थी, और हमने सोचा यार अब हम इस एसेट को जो है ना वो बेचते हैं। समझ आ रही बात? ये कोर्स का पार्ट है हमारे। अभी क्या कर रहे हैं हम लोग, मैं सिर्फ वो आइडिया दे रहा हूं कि जो आपके साथ होने वाले हैं मामला। अभी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं बेटा, सुनो, हम एक फ्रेम सेट कर रहे हैं कि कौन सी चीजें आती किधर है। जब ये फ्रेम सेट हो जाएगा उसके बाद हमने सबसे ज्यादा जिस वर्किंग पे काम करना है वो 2 वर्किंग है। अभी इससे पहले मैंने सिर्फ एक वर्किंग की आपको सामने बात की थी, वो कौन सी वर्किंग थी? बोलिए, डेप्रिसिएशन। अब वो जो दूसरी वर्किंग जिसकी तरफ मैं आपको इशारा दे रहा हूं, वो कौन सी वाली वर्किंग होगी? ये वाली वर्किंग। वो बोल रहा होगा 8.5 साल तो हो चुके हैं, उस वक्त ये कॉस्ट थी, उस वक्त ये स्क्रैप वैल्यू थी, तो उस वक्त ये रेट था। समझ आ रही बात? अगर हम आरबीएम की बात करते हैं या स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं, इन 8 सालों में लाइफ बढ़ भी गई, कम भी हो गई, डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन से आरबीएम पे चले गया, आरबीएम से स्ट्रेट लाइन पे चले गया, और मेथड भी वगैरह वगैरह, मतलब इसमें बहुत सारी चीजें वो ऐड कर देगा, कोर्स का पार्ट बन जाएगा। पहले फ्रेम सेट, उसके बाद फिर पंगे लेंगे इंशाल्लाह, फिर पंगे लेंगे। अब बताइए यहां पे हम क्या करें? 2014 से लेके 2017 स्ट्रेट अवे लिख लें, कितना बनता है? 2500 का 10% इंटू 4 ईयर्स, कितना बन गया? अच्छा, एक काम करते हैं, किया तो बिल्कुल सही है, नहीं किया तो बिल्कुल सही है। कितने सालों का किया ये? यानी कि 2014 से 2017 कितने साल बन गए? 2500 इंटू 10% इंटू 4। बोलो बेटा कितना? 1000। यहां तक साथ। अब बताइए 2018 के कितने मंथ्स? तो 2500 इंटू 10% इंटू 6/12, बोले 125, 1125। ये बात समझ आई? इस वर्किंग के लिए एग्जामिनर मुझे कभी भी नहीं बोलेगा, एग्जामिनर इतना ढेर सारा सिनेरियो देगा और वो आके बस इतनी नाजुक सी बात करेगा, बेटा बात सुनो, लेजेस बना दो। अब उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं,
देखो FAR1 के अंदर ही I16 टेस्ट होता है मेनली, FAR2 में नहीं है, एज इन टॉपिक नहीं है, CFAP1 में नहीं है, ठीक। तो इसका मतलब जितने बदले उसने लेने हैं वो भले वो ले या ना ले, लेकिन FAR1 के अंदर बाकायदा तौर पे ये टॉपिक है, FAR2 के अंदर नहीं है, वो कहीं ना कहीं जुड़ के आ जाएगा। जिस तरह से PRC4 में जो चीजें आपने की हैं, क्या CAF1 के अंदर अक्रूवल्स एंड प्री पेमेंट का कोई बाकायदा टॉपिक है? नहीं है, लेकिन उसकी एप्लीकेशन जितनी भी है अक्रूवल्स एंड प्री पेमेंट की, इन्वेंट्री की, डेप्रिसिएशन की, बैड डेट की, वो एज इट इज बल्कि उससे ज्यादा FAR1 में मौजूद है। टॉपिक नहीं गिवन, लेकिन क्या है कि उन सारी पुरानी चीजों की एप्लीकेशन जो है वो CAF1 के अंदर है मौजूद। अब बताइए 1125 का क्या करेंगे बेटा? यहां पे आएगा 1125 और फिर 1125 रेफरेंस क्या दिया? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का। ये हो गया। कैरी डाउन यहां पे आ जाएगा सर? आ जाएगा, ठीक है जी। अब बताइए बेचा कितने में? कितना? 1500 आ गया। बताइए गेन है या लॉस? बोलिए। 125 का यहां पे आ गया गेन, ये भी डन हो गया, ये भी डन हो गया। अब बताइए इस अकाउंट को अभी तक हमने फाइनल नहीं किया, इसमें मजीद क्या चीज चाहिए? बोलिए। डेप्रिसिएशन। इसके लिए हम लोग वर्किंग करेंगे अलग से। जब वर्किंग करेंगे इसका जवाब यहां आएगा तो फिर हमारे पास इसका आ जाएगा। बोलिए क्या? कैरी डाउन। डेप्रिसिएशन की वर्किंग के लिए, डेप्रिसिएशन की वर्किंग के लिए वर्किंग नंबर 2 रेफरेंस ये दे दिया आपने डेप्रिसिएशन का। इधर कितनी बातें हैं यहां पे? 3। रिमेनिंग, एडिशन, डिस्पोजल। पहले हम बात कर लेते हैं रिमेनिंग की, आप बात कर लो एडिशन की, पहले आप बात कर ले डिस्पोजल की, इसमें कोई रूल नहीं है। रिमेनिंग टोटल एसेट्स हैं कितने वर्थ के जी? 10,000। इसमें से एक एसिड है कितने वर्थ का? 2500 का। अभी सिर्फ एक एसिड की डिस्पोजल है, बढ़ जाएगा। कितना बना? 10%। कितना? 7,700। चलें 750। अब मुझे बताओ डिस्पोजल 2,500 वर्थ वाला एसिड कितने महीने हमारे पास रहा? 6 महीने। और उसका डेप्रिसिएशन जितना भी बनता है क्या हम लोग पहले मालूम कर चुके हैं? वर्किंग 1 में कर चुके हैं। तो हम या तो उस वर्किंग को दोबारा से यहां पे करें या तो रेफरेंस दे दें किसका? वर्किंग 1 का। तो वर्किंग 1 में से जो वैल्यू उठाई जाएगी और यहां पे रखेंगे वो आया कि 1000 होगी, 125 होगी। 125 बिकॉज 125 जो है वो इस साल का डेप्रिसिएशन है। और एक बात सुनो बेटा, डेप्रिसिएशन जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो उसकी डबल एंट्री बनती क्या है? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, यानी कि एसेट जो डिस्पोज ऑफ हो रहा है, एसेट जो डिस्पोज ऑफ हो रहा है उसका इस साल के 6 महीनों का डेप्रिसिएशन जब रिकॉर्ड होगा तो एंट्री बन रही होगी 125 से डेप्रिसिएशन डेबिट ये वाला, और 125 से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट ये वाला। ये वाली बात समझ आई? यानी कि अच्छा ये वाला नहीं होगा, 1000 वाला नहीं होगा, सिर्फ कौन सा होगा? 125 वाला होगा। यानी कि डेप्रिसिएशन 125 से डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी 125 से क्या हो जाएगा? क्रेडिट। और फिर हमारे पास यहां पे आएगा एडिशन। एडिशन कितना है? 4,500 इंटू 10% पूरे 12 महीने 450, 1325 और 1325 उठ के यहाँ जाएगा हमारे पास 1325 और फिर हमारे पास ये वाला अमाउंट आ जाएगा। दोबारा से बोलिए। 1125। अच्छा एक बात सुनिए, चीजों को मैं जरा वाइंड अप कर रहा हूं। इधर बेटा किसी को भी 10,000, 4,500 और 2,500 में कोई मसला है? नहीं। पक्की बात? अच्छा जी। 3,000 में किसी को प्रॉब्लम? नहीं। एक बात सुनिए, हेलो, आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं। सर एक मिनट जवाब देंगे? 3,000 के अंदर आपसे सवाल है, 3,000 के अंदर जो एसेट डिस्पोज ऑफ हो रहा है उसका अलाउंस मौजूद है? कितना?
यही सवाल था आपका कुछ। एसिड जो डिस्पोज ऑफ हो रहा है, सही है जी, उसका अलाउंस जो भी है वो इन टोटल कितना है? 1125, ठीक, जिसमें से 125 इस साल के 6 महीनों का है और वो जो 1000 है वो पिछले सालों का है। तो ये जो 3000 है इसके अंदर 1125 मौजूद नहीं है, इस 3000 के अंदर 1000 मौजूद है। बाकी जो 125 है वो 1325 के अंदर मौजूद है। यदि मैंने कोई गंदी बात तो नहीं बोली? 3000 के अंदर जो एसिड डिस्पोज ऑफ हो रहा है, 3000 के अंदर उसका 1000 मौजूद है। बेटा ये बात समझ आ रही है? और ये जो 1325 है इसके अंदर डिस्पोज एसिड का 125 मौजूद है। तभी हम लोगों ने यहां पे लिखा 1125, और 1125 3000 में 1000 और 1325 में कितना? 125। इंशाल्लाह कल की क्लास में मिलते हैं, और जो काम दिया है उसको प्लीज कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज।